मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे बैठ जाओ भैया। आज हम सब इस सभागार के अंदर, बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए इकट्ठा हुए। तो 200 सीटों के उससे बड़े विजय के लिए एक प्रचंड जोश चाहिए, और ज्यादातर युवा दिखाई पड़ते हैं। भाई थकान मुझे होनी चाहिए, 7 बजे से निकला हूं, अभी 2 बजे दिल्ली पहुंचूंगा। आप क्यों थक गए हो भाई? ऐसे भारत माता की जय बोलते हैं क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष महाशय, जिन्होंने बंगाल के संगठन को तिनका तिनका कर जोड़ने का काम किया है, ऐसे राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, जिनके भाजपा को ज्वाइन करते ही भाजपा के चुनाव जीतने के कार्यक्रम को बहुत बड़ा बल मिला है, ऐसे भाई शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और बंगाल के सह इंचार्ज श्री अमित मालवीय जी, बंगाल यूनिट के, बंगाल प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी श्री उज्जवल पारिक जी, और बंगाल के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी की विजय की रीढ़ की हड्डी ऐसे सारे साइबर योद्धाओं को मेरा नमस्कार। काहे को दीदी को डरा रहे हो भाई? आप बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज आप लोगों के बीच में आकर, अब सुनो भैया, आप लोगों के बीच में आकर किसी भी आदमी की कितनी भी थकान हो, उत्साह और चेतना का प्राप्ति हो, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर आज यहां पर है। ये बंगाल की भूमि हमेशा से भारत देश का मार्गदर्शन करती रही, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति परंपरा हो, चाहे विज्ञान के अंदर अनुसंधान करने की बात हो, चाहे आजादी की लड़ाई के अंदर दोनों पद्धतियों से लड़कर अंग्रेज को देश के बाहर निकालना हो, चाहे आजादी के बाद अलग अलग क्षेत्र के अंदर नए नए नवाचार ढूंढकर देश को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में बंगाल की धरती का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। इस धरती ने ऐसे ऐसे महापुरुष दिए
जो शायद ही किसी एक समय पर एक भूमि पर पैदा होकर देश का मार्गदर्शन कर पाए। और इसी का कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, बंगाल जो आज सोता है, भारत वो 50 साल के बाद सोता है। और वो भूमि पर एक युद्ध की तैयारी के लिए आज हम लोग एकत्रित आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मेरी अध्यक्षता में देश का हर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, एक लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया, और ईश्वर ने अपार सफलता भी दी। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी पली बड़ी मजबूत हुई, सत्ता में आई। और हर जगह मैंने 2018 के साल में हर जगह मैंने सोशल मीडिया मीट इसी प्रकार की ही। कलकत्ता में भी 2018 में आया था, शायद आप में से कुछ लोग उसमें उपस्थित होंगे। मित्रों, मैं हर जगह जाता था तब कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव पाताल तक ले जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अगले 50 साल तक भारत में शासन करे, ऐसी पार्टी बनाना। और इसलिए मैं अपील करता था मेरे साइबर योद्धाओं को, आइए आप आपकी ऊर्जा इस आंदोलन के साथ जोड़िए, इस चुनाव के साथ जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मैंने यहां पर भी कहा था, बंगाल में कहा था, कलकत्ते में कहा, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी साइबर योद्धाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की नहीं है। ये लड़ाई ममता दीदी को उखाड़ फेंकने की नहीं है। ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है। ये लड़ाई एक दल को बदलकर दूसरे दल को सत्ता दिलाने की नहीं, एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाने की नहीं है, कुछ मंत्रियों को बदलने की नहीं है। ये लड़ाई हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत को भारत के नक्शे पर फिर से एक बार गौरव दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत की गरीबी दूर करने की लड़ाई है। ये लड़ाई सीमाओं को सुरक्षित करने की है। ये लड़ाई घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने की है। ये लड़ाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की लड़ाई है। ये लड़ाई बंगाल को फिर से उद्योग, विद्या, अनुसंधान और देशभक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊपर बिठाने की लड़ाई है मित्रों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए, करी भी है, मगर आज मैं कहता हूं मेहनत की जरूरत नहीं है, जान डालकर इस लड़ाई को मजबूत करिए और ये लड़ाई जीत, क्योंकि यही लड़ाई बंगाल में सत्ता परिवर्तन करेगी। यही लड़ाई ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगी और यही लड़ाई पहली भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार ये महान प्रदेश के अंदर बनाएगी। और मैं आपको कहने आया हूं, और किसी भी राजनीतिक अखाड़े में जितनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी में दमखम नहीं है, किसी भी पार्टी में दमखम नहीं। मैं आपको बताता हूं, ना एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस के टोले में है, ना बुआ भतीजा की पार्टी में, ना ये फुरफुरा शरीफ वाले निकले हैं उनमें है, किसी में नहीं है। मैं आपको कहता हूं, बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का दम अगर किसी में है तो केवल और केवल मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। पूरी भारत की पूरी सीमा को सुरक्षित करने का दम अगर किसी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। बंगाल के अंदर बम धमाकों की आवाज बंद कर फिर से एक बार रविंद्र संगीत की गूंज सुनाई पड़े, रविंद्र संगीत सुनाई पड़े, ये परिवर्तन लाने का दम किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। दशकों तक
जिस बंगाल ने भारत के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, वो बंगाल को फिर से एक बार भारत के जीडीपी के अंदर सबसे ऊपर ले जाने का दम अगर किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। अलग अलग विषयों में बंटकर तार तार टुकड़े टुकड़े हो गए, बंगाल को एक कर मां भारती के चरणों में सभी युवाओं को एकत्रित करने का अगर किसी के दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। और एक टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को कंट्रोल में कर बंगाल के बाहर बंगाल की खाड़ी में फेंकने का अगर किसी में दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सत्ता परिवर्तन किसी राजनीतिक दल को बदलने के लिए नहीं है। यह सत्ता परिवर्तन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये सत्ता परिवर्तन किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये सत्ता परिवर्तन पूरे पूर्वी भारत को भारत की मजबूत भुजा बनाने के लिए है मित्रों। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके जोश और खरोश की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई में आप जान डाल दो। इतने परिश्रम की और इतनी मेहनत की जरूरत है मित्रों। आज ये सभागार खींचोखींच भरा है, बाहर भी लोग खड़े, आपका उत्साह दिखाई पड़ता है। मगर मित्रों, जब युद्ध जीतना होता है तो सिर्फ उत्साह नहीं होता है, जोश के साथ होश भी चाहिए, शौर्य के साथ रणनीति भी चाहिए, रणनीति के साथ रणनीति की समीक्षा करने वाली टीम भी चाहिए, और समीक्षा कर उसका विश्लेषण कर रणनीति को पुनः व्याख्यायित करने वाले नेतृत्व भी चाहिए। और ये सभी बाहर से नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में से ही आएगा। ये पारिक बैठा है, इसके अलावे हम सब बैठे, कोई 50 साल के बाद होगा नहीं हो गए हम 50 साल के बाद, कोई नहीं होगा मंच पर। मगर आप 50, 60, 75 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने वाले युवा हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं अभी भी कहता हूं कि सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करना है तो मित्रों आराम करना, किसी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर गपशप लगाना काम मत करना। भारत के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, पूर्वी भारत को मजबूत बनाने के लिए, यहां की गरीबी को दूर करने के लिए, यहां की घुसपैठ को समाप्त करने के लिए, यहां से सारे शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने के लिए अगर काम करना है तो इस अभियान के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप सब आइए और ये पवित्र उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने जो क्षमता आप में डाली है, मेहनत करने की, सोचने की, विचारने की, विचारों को जमीन पर उतारने की, इसका 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये आंदोलन को मजबूत करने के लिए करिए। ऐसा मेरे आप सबको आह्वान करने के लिए आया मित्रों। और मैं तो देख सकता हूं, ये बात सही है कि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, परंतु मुंह से जो निकल जाता है ईश्वर कई बार सच कर देता है। और मुझे मालूम है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये विजय का एनालिसिस हो, इसका विश्लेषण हो, और राजनीतिक चुनाव के विश्लेषण करने वाले पंडित जब विश्लेषण करने के लिए बैठे तो ढेर सारे कारण आएंगे इसमें। ममता को शासन करना नहीं आया, मतवा समाज उनसे नाराज था, रामशूद्र समाज उनसे नाराज था, घुसपैठियों के कारण नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के कारण नाराजगी थी, भाईपो के कारण नाराजगी थी, कई सारी चीजें आई। परंतु मैं आपको कहने आया हूं कि सबसे पहला कारण आना चाहिए कि मेरे साइबर योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम किया कि ये 200 सीटों की लड़ाई हम जीती। और ये चैलेंज हम मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये चैलेंज आपके लिए है। आज आप ये चैलेंज उठाकर यहां से जाइए
तय कर जाइए, निर्णय कर जाइए, निश्चय करने के जाइए, और निर्णय और निश्चय के लिए पीछे आपके पुरुषार्थ को जोड़ने का एक अदम्य फैसला कर जाइए। तभी जाकर एनालिसिस में आता है। आप लोगों को शौक होगा तो कभी दिल्ली में मेरे पास जरूर आना, मैं बताऊंगा आपको कि चुनावी एनालिसिस में किस प्रकार से हार और जीत दोनों के कारणों को रेखांकित किया जाता है, किस प्रकार से हार और जीत दोनों कारणों को इसका इतिहास बनता जाता है। और इस सभागार में जो युवा बैठा है, मैं चाहता हूं कि ऐतिहासिक बंगाल विजय का आप हिस्सा बनिए और वो चुनाव के विजय में आपका नाम आना ही चाहिए। मित्रों, आज पोर्टल और मोबाइल ऐप को मैंने लॉन्च किया है। मोदीपारा वेबसाइट www.modipara.com पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। ये आपको हमेशा गाइड कर सकती है। एक ही स्थान से हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, भाजपा की केंद्र सरकार, भाजपा की राष्ट्रीय इकाई, राज्य की इकाई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टिव एक ही जगह से मिल सकती है, जिसका उपयोग आप कंटेंट जनरेशन के अंदर कर सकते हैं। और मैं मानता हूं ये ऐप को हर रोज आधे घंटे देखने की आदत यहां बैठे हुए हर साइबर योद्धा ने डालनी चाहिए। और 2 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और 2 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो लगभग हर परिवार में हमारी एंट्री होगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग हैं, आबादी 10 करोड़ है। 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए और उन तक हमारी बात पहुंचेगी। गुंडे क्या कर लेंगे ममता दी के, बताइए तो। अरे इसके मोबाइल में घुस जाइए, इसके दिल में घुस जाइए, इसके दिल में अपनी जगह बना दीजिए, गुंडा कुछ नहीं कर सकता। वो आकर कमल के निशान पर बटन दो। और एक काम आप कर सकते हो, जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे। एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई और बहुत सफलता मिली है आपको। मैंने थोड़ी जानकारी ली। पायलट चरण के अंदर ही 90,000 से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। कुछ ही दिनों में 9 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है और 9 दिन में 3,16,000 एंगेजमेंट्स मिले हैं। मगर कल ही आंकड़ा दोगुना करना चाहिए। यहां से घर पर जाते जाते ही आप सारे हमारे कार्यकर्ता मोदीपाड़ा को डाउनलोड करें, इसको देना चाहिए मित्रों। और ये पंजाब बंगाल के सोशल मीडिया वॉरियर्स का उनका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाइए। मित्रों, बंगाल के अंदर हमारे काम को 3 हिस्सों में हमें बांटना है। सिर्फ सरकार बनाने से काम नहीं होता है, सरकार भी लोगों की शक्ति से काम करती है। कोई नेता जन समर्थन के बगैर लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं हो पाता। सरकार तो कई बन जाती है मगर विफल हो जाती है। अगर हमें सफल सरकार चलानी है तो बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को, बंगाल की आत्मा को जगाना पड़ेगा। कोई शुद्ध राजनीतिक बात लेकर जाए तो शायद स्वीकृति मिले न मिले, मगर बंगाल के इतिहास को, बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करते हुए आपके अभियान को आगे ले जाएंगे तो निश्चित ही आपको स्वीकृति मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद एक काम हुआ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के 3 हिस्सों में बंगाल का जो पतन हुआ है। आजादी के पहले बंगाल कहां था? पूरे देश की राजधानी हुआ करता था। जीडीपी में बंगाल का योगदान क्या था? कैसे कम होता गया, कैसे कारखाने बंद होते गए, कैसे संकुचितता आई, कैसे घुसपैठ हुई, कैसे गुंडे घुसे राजनीति के अंदर, कैसे हिंसा आई। और आप इस सबसे मुक्त करने के लिए बंगाल की जनता ने दीदी को मौका दिया। दीदी ने कहलवा दिया कम्युनिस्ट तो बहुत अच्छे थे। इतना खराब किया कि लोगों को कम्युनिस्ट अच्छे लगने लगे, ऐसा शासन किया। इसको भी चरणबद्ध तरीके से आपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर। तो पहला, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाना। दूसरा,
बंगाल का जो हास हुआ, नीचे पतन हुआ है इतने सालों में, धीरे 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 कर कर ये बंगाल की जनता को हमने बताना पड़ेगा। और तीसरा, ये जो हिंसा की राजनीति शुरू करी है कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने, इसके प्रति एक जन चेतना को जागरूक करना पड़ेगा। क्या आप वोट देने न जा पाए, इस प्रकार की सरकार चाहते हैं? हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते मतदाता को कि आप कैसी सरकार चाहते हैं कि आप आपका वोट न दे दो, पंचायत के चुनाव में किसी को पर्चा न डाल दे? किस प्रकार की सरकार है? उखाड़ फेंके इस सरकार को, ये बुलंद आवाज के साथ लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की हिंसा की राजनीति को हमने उजागर करना पड़ेगा मित्रों। और मैं मानता हूं कि दुर्गा विसर्जन और रामनवमी और वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने का भी अधिकार हमें नहीं है, तो आजादी का कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे बताइए, दुर्गा विसर्जन बंगाल में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? बंगाल की हर माता को, हर बेटी को ये शार्प क्वेश्चन पूछिए, आप बच्चे को पूछिए कि रविंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो परंपरा को संजोया था, संभाला था, आगे बढ़ाया था, वो सरस्वती पूजा क्यों नहीं हो रही है? कौन रोक रहा है आपको? ये ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति रोक रही है। ये बात हमने बतानी पड़ेगी। और मित्रों, ये भी बताना पड़ेगा कि अपना बंगाल भारत माता की विशाल मूर्ति का एक हिस्सा है और वो हम सब के लिए गौरव की बात है। बंगाल भारत माता की विशाल मूर्ति का हिस्सा है और वो हम सब के लिए गौरव की बात है। ये राष्ट्रभक्ति की भावना को भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो बनी है, बंगाल से लेकर जेएनयू तक, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो 1000, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को, उसका परिचय भी बंगाल की जनता को कराना होगा। मित्रों, मैं आपको इतने ही कहने आया हूं कि जो परिवर्तन हमने करना है, ये परिवर्तन सिर्फ जोश से नहीं होगा, होश के साथ होगा। आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेतृत्व अगर किसी के पास है तो हमारे पास है श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। नरेंद्र मोदी जी के हर उद्गार को, हर बात को, उनकी हर योजना को बंगाल के घर घर तक पहुंचाने में ये सभागार में जितने लोग बैठे हैं वो सक्षम है। कर सकते हो आप, अगर प्लानिंग के साथ किया। आपकी संगठन प्रदेश स्तर पर है, जिला स्तर पर है और कुछ जगह पे मंडल स्तर पर भी है। मैंने थोड़ी जानकारी यहां आने से पहले ली है। तो जिला स्तर पर एक टीम बनी है, प्रदेश स्तर पर एक टीम बनी है, मंडल स्तर पर एक टीम बनी है और जिला स्तर पर एक टीम बनी है। और ये तीनों टीमों के मेरे हिसाब से आपने 4 टुकड़े करने की जरूरत है। सबसे पहला, एक टीम में एक हिस्सा होगा जो देश और विदेश की और बंगाल की सभी राजनीतिक घटनाओं का पॉलिटिकल एनालिसिस करेगा। पॉलिटिकल एनालिसिस कर कर, शार्प क्वेश्चन खड़े कर कर और सटायर बनाकर आप दे दोगे कंटेंट बनाने वाली टीम को। तो दूसरी टीम होगी कंटेंट बनाने वाली, जो ये पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे पास उपलब्ध होगा उसको कंटेंट में परिवर्तित करेगा और कंटेंट इस प्रकार से बनाएगा कि चुभने वाला हो, झंझोड़ने वाला हो, उसको हमारे साथ जोड़ने के लिए मजबूर करने वाला हो। इस प्रकार के कंटेंट बनाने वाली टीम को भी बनाना पड़ेगा। तो पहली टीम पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों ने, दूसरी टीम कंटेंट की निर्मित करने वाली की टीम और तीसरी टीम कंटेंट को हर कार्यकर्ता और हर व्यक्ति को पहुंचाने वाली टीम। 3 टीम हुई, मैं फिर से बोलता हूं। एक टीम पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाली, दूसरी टीम कंटेंट बनाने वाली, तीसरी टीम कंटेंट पर से जो सटायर और सवाल खड़े होते हैं उसको जन जन तक पहुंचाने वाली, और चौथी टीम होगी उसका फीडबैक लेकर फिर से कंटेंट टीम को देने वाली कि यार तू क्या मसाला बनाता है, कोई जो देखता ही नहीं है।
या तो इतना अच्छा बनाया है कि ये एकदम वायरल हो गया, ये फीडबैक भी इसके पास जाएगा। ये 4 हिस्सों में आपने आपकी सोशल मीडिया की टीम को बांटना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और चारों टीम से एक एक व्यक्ति हर रोज सुबह 9 बजे बैठता है, तभी ये सोशल मीडिया की लड़ाई हम जीत सकते हैं। भारत माता की जय का नारा जरूर लगाइए, मगर भारत माता की जय तभी हो सकती है कि भारत माता के बेटे और बेटियां आयोजन के साथ भारत माता को जय दिलाने के लिए परिश्रम करें। सिर्फ जोश से नहीं हो सकता। आपके काम का बुद्धिगम्य विभाजन करना पड़ेगा। आपके काम को 4 टुकड़ों में बांटकर करना पड़ेगा और ये काम मैं मानता हूं आप जैसे युवाओं के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। मित्रों, कंटेंट बनाते वक्त भारत सरकार की सभी उपलब्धियां और बंगाल भाजपा का बंगाल को सोनार बंगला बनाने का प्लान जो है वो कंटेंट में परिवर्तित करके लोगों तक हमें पहुंचाने पड़ेगा। एक सकारात्मक अभियान खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद जो वो जगह पहुंचने के लिए सोनार बांग्ला के लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो रोड़े हैं वो बताने पड़ेंगे। पहले सकारात्मक अभियान, बाद में रोड़े के भाई हिंसा है तो सोनार बांग्ला नहीं बन सकता, इंडस्ट्री नहीं आ सकती। अगर चुनाव में हिंसा है तो सच्चा लोकतंत्र प्रस्तावित नहीं हो सकता। अगर युवा गुमराह है, युवा हिंसा के रास्ते पर चल गया है तो बंगाल का विकास नहीं हो सकता। इसको फिर देने की बात और बाद में स्थानीय मुद्दों को प्राधान्य देने की बात, मंडल के मुद्दे, जिले के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे, इसको भी आपने देना पड़ेगा। भाषा, संस्कृति, परंपराएं, हमारी सभ्यताएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं, इसको भी इस कंटेंट के अंदर स्थान देना पड़ेगा। तो कंटेंट का जो आप एक फूल बनाए, इसकी हर पंखुड़ी अलग अलग विषय को एड्रेस करने वाली रखनी चाहिए और इसके साथ पॉलिटिकल सटायर और सवाल भी होने चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो इस अभियान से जुड़ेंगे, मोदी जी है, अध्यक्ष जी है, ये सब के ट्विटर को फॉलो करना चाहिए। यहां पर जो प्रवास में आते हैं, क्योंकि मानो आज मेरा दौरा है तो मेरे ट्विटर पर आज 50 ट्वीट आए होंगे अलग अलग घटनाओं, इसको नीचे तक पहुंचा देना चाहिए। मोदी जी की सभा है तो मोदी जी की सभा के छोटे छोटे टुकड़े उनके वक्तव्य के कर लोगों तक पहुंचा देने चाहिए। इस प्रकार से हमने आगे बढ़ना पड़ेगा और बीजेपी की साइट है उसको भी जितनी हो सके इतनी बंगाल में ज्यादा पॉपुलर करेंगे तो ही हम करेंगे। एक सबसे बड़ा काम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का है। हर बूथ के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मंडल पर उसका कोऑर्डिनेशन, हर मंडलों का जिले में कोऑर्डिनेशन और हर जिले का प्रदेश में कोऑर्डिनेशन। तो यहां से एक मैसेज करते ही 1 घंटे के अंदर लगभग 50 लाख लोगों तक पहुंच जाए, इस प्रकार का एक जाल बुनने का काम करना पड़ेगा और एक किया हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का 2 ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। क्यों भाई डर की बात करता हूं तो तुम जय श्री राम की बात करते हो। मित्रों, हमारी उपलब्धियों को ग्राफिक्स के अंदर डालेंगे तो कोई पढ़ेगा, शब्दों में डालेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो ग्राफिक्स बनाने की भी हमने आदत बनानी चाहिए। मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि गत विधानसभा चुनाव हुआ तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, मगर अध्यक्ष बने हुए मुझे बहुत समय नहीं हुआ था। यहाँ पर संगठन को हम मजबूत नहीं कर पाए थे। अंततोगत्वा चुनाव हार गए। मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी इतने ही लोकप्रिय थे, मगर चुनाव हार गए थे, क्योंकि चुनाव अभियान संगठन के आधार पर लड़ा जाता है। और कोई भी पार्टी हो,
ये प्रदेशवाद के आधार पर चुनाव लड़ सकती है, जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ सकती है, परिवारवाद के आधार पर चुनाव लड़ सकती है, नेता के नाम पर चुनाव लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तब ही जीत सकती है जब इसका संगठन मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। और इसीलिए 17 के अंदर हमने संगठन को मजबूत करने का तय किया और हम आगे बढ़े। कई बार तो स्थिति ऐसी होती थी कि बैठक के अंदर 35-40 लोग आते थे, मगर हिम्मत हारे बगैर बंगाल के कार्यकर्ताओं ने इसको उठाया। पैसा नहीं था, कहां से पैसा आएगा? पैसा इकट्ठा करना, सबको व्हीकल की व्यवस्था करना, प्रवास की व्यवस्था करना, इधर उधर ये वो करते करते हमारा कारवा बढ़ता गया। और 2018 में जब मैं बोला जनवरी में कि बंगाल में हमारी 20 सीटें आएगी, मेरे अलावे सब लोग मुझ पर हंसते थे, अपनी पार्टी के लोग भी हंसते थे, ये कहां से बंगाल में 20 सीट आएगी। और दीदी ने कम से कम 100 बार अंडा ऐसे बोला। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कमाल किया साहब, हम वैसे तो थोड़ा मार्जिन से हारी हुई सीटें गिन ले तो 21 सीटें जीते हैं, 18 सीटें बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीते। मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं। मगर विजय है ना, विजय के 2 परिणाम होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। अगर विजय से संतुष्टि आ गई तो आलस्य का निर्माण होता है, और विजय से महत्वाकांक्षा खड़ी हो गई तो जोश बढ़ता है। बताओ भाई, कौन से रास्ते पर जाना है? 18 सीटों से संतुष्ट हो? पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए बगैर हमें चैन नहीं आना। यही हमारा लक्ष्य होगा। जब मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे पास है, दिलीप भाई जैसा नेतृत्व हमारे पास है, और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास है, किस चीज का डर है? मित्रों, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे तभी ये विजय संभव है। और मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि बंगाल की टीम ने जो 2019 के चुनाव में कराया है, उससे अनेक गुना ज्यादा अच्छा परिणाम इस बार आने वाला है। मगर इसके लिए हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा हमारे काम। ममता बनर्जी ने किस प्रकार से पूरे बंगाल को धीरे धीरे कर नीचे लेती गई है। उसने 3 काम किए। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण कर दिया। एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी, सचिव सारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उसने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अगर ये 3 चीजें को हम नहीं उठाते तो बंगाल सोनार बांग्ला नहीं बन सकता। ये तीनों चीजों को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना पड़ेगा। उसमें जनता को जोड़ना पड़ेगा, और जनता और युवा को जोड़ने का काम मेरे साइबर योद्धाओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और मित्रों, कोई और पार्टी हो तो इसको जीतने के हजारों कारण हो सकते हैं, जुनून के हजारों कारण हो सकते हैं, एक संकल्प करने के हजारों कारण हो सकते हैं, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। खून नहीं खोलता हमारा क्या? हमारा खून खोलना चाहिए। 130 कार्यकर्ताओं को जिंदा मार दिया गया है। और अगर अब हम वो कार्यकर्ता जिस कॉज के लिए लड़ते हैं, इसके लिए हमारे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं देते हैं तो हम कार्यकर्ता रहने के लायक नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना डालेंगे। दिन दहाड़े हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करी। और मैंने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, दीदी हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दोगी तो हम डर से वापिस नहीं जाएंगे, और जुनून के साथ आगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। और मित्रों, ये काम आप लोग कर सकते हो। आप युवा हो, धनानिया जी बैठे हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? बताओ। आप कर सकते हो। जो युवा है वो कर सकता है।
और युवाओं ने ये काम करना चाहिए। मित्रों, बंगाल के वैभव की पुनः प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बंगाल के अंदर भारतीय संस्कृति का पुनः स्थापन हमारा लक्ष्य होना चाहिए और बंगाल के अंदर हमारी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हमारा मोटिव होना चाहिए। ये तीनों चीजों को लेकर हमने बंगाल के चुनाव के अंदर जाना है मित्रों। और मैं आपको बताता हूं, एक बार आप बंगाल जीतिए, बंगाल के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र और आंध्र के बाद केरल की जड़ी लग जाएगी, क्योंकि सागर ये सबको जोड़ता है। यहां से जो भावनाओं का पुल खड़ा करेगा, ये समंदर लेकर जाएगा ओडिशा, ओडिशा से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र, तमिलनाडु होते हुए केरल तक जाएगा और भारत भाजपा का भगवा समग्र भारत के ऊपर फैलेगा। और इसके लिए हमारे सोशल मीडिया के सभी कार्यकर्ताओं ने सोनार बांग्ला के निर्माण में हमने लगना है। ममता दीदी की चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अच्छों को सीधा करा है, जरा भी चिंता मत करिए आप। और कोई ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई मतदाता जहां मत देना है उसको कोई उंगली भी नहीं लगा पाएगा, ये मेरा आपको भरोसा है। और देखना चुनाव के दिन देखना, बेखौफ होकर एक बुढ़िया जाकर अपना वोट डालकर वापिस आएगी, इसको कोई कुछ नहीं करेगा। परंतु मतदाताओं को जागरूक करने का काम, मतदाताओं को हमारे अभियान के साथ जोड़ने का काम, मतदाताओं को हमारे लक्ष्य के साथ जोड़ने का काम, हमारा लक्ष्य उसका लक्ष्य बन जाए, इस प्रकार का काम करने की जिम्मेदारी इस सोशल मीडिया के हमारे साइबर योद्धाओं की है। मुझे एक जगह पे जाना है, थोड़ा मैं देरी से आया हूं, कभी आऊंगा ढंग से बात करूंगा आपके जिलों में भी मैं बैठने वाला हूं आपके साथ। अरे ताली तो बजा रहे हो भाई, ताली तो बजा रहे हो, मगर मैं आपको बता दूं, मैं चिपकू स्टाइल का नेता हूं, पीछे पड़ जाऊंगा तो थक जाओगे। थकोगे क्या? थकोगे क्या? थकोगे क्या? दीदी को थकाओगे क्या? थकाओगे क्या? मित्रों, ये विजय भारत माता को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने की नींव डालने का ये विजय है। ये विजय को इतने अच्छे तरीके से हम सोचें और विजय प्राप्त करें, यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, यही आप लोगों से मेरा आह्वान है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर, जुनून के साथ, बड़े आवाज से, प्रचंड आवाज से, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे